नमस्ते दोस्तों, हमारे इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रानी, मैं तुम्हारी जानकारी की परीक्षा लेने के लिए कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। क्या तुम तैयार हो? हाँ, जो भी सवाल पूछना है पूछो। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली। वाह, तुम्हारे जवाब बिल्कुल सही हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये सारे आविष्कार पिछले कुछ शताब्दियों में हुए हैं? लेकिन भारत में ये सभी आविष्कार प्राचीन ग्रंथों में या मंदिरों में शिलालेख के रूप में हजारों साल पहले ही लिखे या उकेरे गए थे। सच में, ये कैसे संभव है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। हो सकता है कि दो चीजें हुई हों। या तो ये सब पहले से इस्तेमाल में थे और बाद में उस ज्ञान को नष्ट कर दिया गया, या फिर ये सिर्फ कल्पना है जो पुरानी लिखावट और मंदिरों के शिलालेख में दर्शाई गई है। ठीक है, आज हम कुछ आविष्कारों में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहला आविष्कार, साइकिल। आधुनिक साइकिल का इतिहास कार्ल वॉन ड्राइस को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 1817 में लॉफ मशीन या रनिंग मशीन का आविष्कार किया, जो बाद में साइकिल में विकसित हुई। ड्राइस के आविष्कार ने दो पहियों वाले व्यक्तिगत परिवहन की नींव रखी। हालांकि प्राचीन भारतीय मंदिरों में, विशेष रूप से 12वीं शताब्दी के होयसल काल के मंदिरों में, दो पहियों वाले वाहनों पर सवार आकृतियां उकेरी गई हैं, जो आधुनिक साइकिल से मिलती जुलती हैं। ये शिलालेख बेलूर और हलेबीडु जैसे मंदिरों में देखे जा सकते हैं, जो सुझाव देते हैं कि भारत में दो पहियों वाले परिवहन की अवधारणा बहुत पहले से मौजूद हो सकती है। भले ही ये प्राचीन चित्र आज की कार्यशील साइकिल को नहीं दर्शाते हों, लेकिन ये संतुलन, यांत्रिकी और परिवहन की एक परिष्कृत समझ को प्रदर्शित करते हैं, जो पश्चिमी आविष्कारों के दावों से पहले का है। अगला है इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार करने का श्रेय अलेसांद्रो वोल्टा को दिया जाता है, जिन्होंने 1800 में वोल्टाइक पाइल बनाया, जो जस्ता और तांबे की वैकल्पिक परतों का ढेर था, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न हुआ। उनके आविष्कार ने आधुनिक विद्युत ऊर्जा भंडारण की नींव रखी। हालांकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे अगस्त्य संहिता में, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है, इसी तरह के उपकरण का वर्णन है। इस ग्रंथ में तांबे की प्लेटों और इलेक्ट्रोलाइट समाधान का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने का उल्लेख है, जिसे स्थाली कहा जाता है। इससे कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन भारत में इलेक्ट्रिक बैटरी की अवधारणा ज्ञात थी। भले ही वोल्टा के आविष्कार ने व्यवहारिक रूप से बिजली के उपयोग को संभव बनाया, लेकिन अगस्त्य संहिता ये दिखाती है कि विद्युत घटनाओं का अध्ययन भारत में बहुत पहले ही किया गया था। अगला है हवाई जहाज। 1903 में राइट भाइयों ऑरविल और विल्बर राइट ने पहला संचालित हवाई जहाज का आविष्कार किया और सफलतापूर्वक उड़ाया। उनका आविष्कार, राइट फ्लायर, पहले भारी से हवा वाले विमान के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है, जिसने आधुनिक विमानन की शुरुआत की। हालांकि इससे बहुत पहले प्राचीन भारतीय ग्रंथ, विशेष रूप से विमानिका शास्त्र जो ऋषि भारद्वाज को समर्पित है, में विमान नामक उड़ने वाले यंत्रों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन हवाई यानों का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में किया गया है, जिनमें उनके प्रकार, सामग्री और प्रणोदन के तरीकों के बारे में विवरण दिया गया है। यद्यपि विमानों का कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला है, ये विवरण दिखाते हैं कि मानव उड़ान की अवधारणा आधुनिक विमानन के विकास से सहस्राब्दियों पहले प्राचीन भारतीय विचारों में मौजूद थी। केवल यही नहीं, एक भारतीय विद्वान शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में चौपाटी बीच पर एक उड़ने वाली मशीन उड़ाई थी। उनके विमान, जिसे मरुत्सखा कहा जाता था, को बांस से बनाया गया था और इसमें एक अनोखी प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया था, जिसमें तरल पारा सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करता था और उड़ान उत्पन्न करता था। यह उल्लेखनीय आविष्कार विमानन इतिहास में एक अग्रणी उपलब्धि के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि तलपड़े के दावे की प्रामाणिकता पर इतिहासकारों के बीच बहस है। कुछ का सवाल है कि क्या उनका विमान वास्तव में उड़ान भरी थी। अगला है प्लास्टिक सर्जरी। सर हेरोल्ड गिलीस को आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गंभीर चेहरे की चोटों वाले सैनिकों के इलाज के लिए तकनीक विकसित की। हालांकि प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत, जो लगभग 600 BC के थे, को प्लास्टिक सर्जरी के शुरुआती चिकित्सकों में से एक माना जाता है। उनके कार्य, सुश्रुत संहिता, में प्लास्टिक सर्जरी की विस्तृत तकनीकें शामिल हैं, जिनमें राइनोप्लास्टी, नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी, त्वचा प्रत्यारोपण और यहाँ तक कि टूटी हुई हड्डियों का उपचार भी शामिल है। सुश्रुत की जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के विवरण, विशेष रूप से नाक के पुनर्निर्माण, आधुनिक पुनर्निर्माण सर्जरी में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों से बहुत मेल खाते हैं। ये दर्शाता है कि भारत में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रथाओं की गहरी समझ थी,
जो इन तकनीकों के पश्चिम में पुनः आविष्कार से बहुत पहले की है। अगला है गुरुत्वाकर्षण। सर आइजक न्यूटन के 1687 में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का सूत्रीकरण विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है, जो ये बताता है कि वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। फिर भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे सूर्य सिद्धांत, जो न्यूटन से 1000 साल पहले लिखा गया था, में गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि कैसे वस्तुएं पृथ्वी की ओर एक अदृश्य आकर्षण बल के कारण गिरती हैं। हालांकि सूर्य सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को उस विस्तृत गणितीय तरीके से नहीं समझाता जैसा कि न्यूटन ने किया, लेकिन ये सुझाव देता है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पहले से ही गुरुत्वाकर्षण आकर्षण की मौलिक अवधारणा को समझ लिया था। अगला है जहाज निर्माण और नौवहन। पश्चिम में जहाज निर्माण और नौवहन में प्रगति विशेष रूप से 15वीं और 16वीं शताब्दी के अन्वेषण युग के दौरान वैश्विक व्यापार और नई भूमि की खोज के लिए महत्वपूर्ण थी। इस अवधि के दौरान कंपास, सेक्टेंट और उन्नत जहाज डिजाइनों जैसी तकनीकों का विकास हुआ। हालांकि भारत का समुद्री व्यापार और जहाज निर्माण का इतिहास कम से कम 2000 ईसा पूर्व का है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे युक्तिकल्प जहाज निर्माण तकनीकों का वर्णन करते हैं, जिनमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जहाजों का उल्लेख है। ऋग्वेद और अर्थशास्त्र में भी समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है, जहां भारतीय नाविकों ने पश्चिम के काफी पहले से ही उन्नत नौवहन विधियों का उपयोग किया। इन ग्रंथों और पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक संपन्न समुद्री परंपरा थी, जिसने वैश्विक वाणिज्य को प्रभावित किया। अगला है मोतियाबिंद सर्जरी। आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी, जो फेकोमसिफिकेशन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है, चार्ल्स कैलमेट की 18वीं शताब्दी की प्रक्रियाओं से प्रेरित है। लेकिन प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने लगभग 2500 साल पहले मोतियाबिंद हटाने की तकनीक का विस्तार से वर्णन किया था। सुश्रुत की विधि, जिसे जाबमुखी सर्जरी के रूप में जाना जाता था, में पतली सुइयों का उपयोग करके मोतियाबिंद को आंख से बाहर निकालना शामिल था और बाद में इसे ठीक करने के लिए रोगी की आंख पर गर्म पट्टी रखी जाती थी। सुश्रुत की तकनीकें चीन और मध्य पूर्व में भी फैलीं, जहां से वे यूरोप पहुंची। इससे ये संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा ज्ञान और शल्य चिकित्सा विधियों का एक समृद्ध परंपरा थी, जिसने बाद की पीढ़ियों को प्रभावित किया। अगला है दूरबीन। दूरबीन के आविष्कार का श्रेय 1608 में हेंस लिपरशे को दिया जाता है, जिसके बाद गैलीलियो गैलीली ने इसमें महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे खगोल विज्ञान में क्रांति आ गई। हालांकि भारतीय खगोलविदों, जैसे कि सूर्य सिद्धांत में वर्णित है, का खगोलीय पिंडों के बारे में गहरा ज्ञान था, जिसमें ग्रहों की चाल की सटीक भविष्यवाणी भी शामिल थी, जो दूरबीनों के पश्चिम में विकसित होने से बहुत पहले की बात है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने आकाश का निरीक्षण करने के लिए ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग किया हो सकता है, हालांकि दूरबीनों का कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए गए उन्नत खगोल वैज्ञानिक ज्ञान से पता चलता है कि पश्चिमी आविष्कारों से बहुत पहले उन्नत निरीक्षण विधियों, संभवतः ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग किया गया होगा। अगला है पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम, जो समकोण त्रिभुज के किनारों के बीच के संबंध को बताता है, आमतौर पर यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस को 500 बीसी के आसपास का माना जाता है। हालांकि शुल्ब सूत्र, जो 800 बीसी या उससे पहले के प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, इस थ्योरम का उल्लेख वैदिक वेदियों के निर्माण के संदर्भ में करते हैं। इन ग्रंथों से पता चलता है कि पाइथागोरस का थ्योरम भारत में बहुत पहले से ज्ञात और लागू किया जा रहा था, इससे पहले कि इसे पाइथागोरस को औपचारिक रूप से श्रेय दिया गया। ये प्राचीन भारत में मौजूद उन्नत गणितीय समझ को उजागर करता है। अंतिम है भाप का इंजन। जेम्स वॉट को 1769 में भाप इंजन का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने औद्योगिक क्रांति में केंद्रीय भूमिका निभाई, परिवहन और उद्योग को बदल दिया। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि कोणार्क और महाबलीपुरम के प्राचीन मंदिरों में भाप या जल शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित यांत्रिक उपकरणों को दर्शाया गया है। हालांकि प्राचीन भारत में काम करने वाले भाप इंजन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन ये चित्रण प्रारंभिक यांत्रिक प्रणालियों की समझ का संकेत देते हैं। प्राचीन भारतीय संरचनाओं में देखी गई विस्तृत इंजीनियरिंग और वास्तुशिल्प डिजाइन से पता चलता है कि भारतीय इंजीनियर भाप इंजन के पश्चिम में औपचारिक रूप से आविष्कार होने से बहुत पहले उन्नत यांत्रिक विचारों का पता लगा रहे थे। यह वीडियो इस सीरीज का पहला भाग है। इस विषय पर और वीडियो आएंगे, उसके लिए कृपया हमारे इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अलविदा, ध्यान रखें।